आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और आज की बड़ी खबर में रिटेल क्षेत्र में क्यों आ रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, इस पर बातचीत के लिए चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद हैं शॉपर स्टॉप के एमडी बीएस नागेश और कई और अतिथि होंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बीएस नागेश साहब से। नागेश साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा नागेश साहब, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही, मतलब मुलाकात क्या, टेलीविज़न पर पहली बार जब मतलब 3-4 सालों में आप मिले हैं। एक बहुत, जब आप रिटेल की बात कर रहे थे अब से 4 साल पहले, जब मार्केट बहुत डाउन था, बड़े चिंतित रहते थे आप। अब जब हर कंपनी रिटेल में आने की बात करती है तो इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो यह है कि 1991 में जब मैं शुरू रिटेल में आया तब भी चिंतित नहीं था, 5 साल पहले चिंतित नहीं था और आज भी चिंतित नहीं हूँ। इनफैक्ट हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि इतना बड़ा जो रिटेल मार्केट है उसमें एक के बाद एक नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जिससे कि मार्केट ही नहीं बढ़ेगा, मार्केट का बेस बढ़ेगा और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो कस्टमर होगा। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि कस्टमर जो है वो रिटेल के थ्रू अपना फ़ायदा देखेगा। जी नहीं, पर जैसे रिटेल की बात करते हैं तो 1999-2001 का दिन आप याद करिए। एक उदाहरण है जैसे नान्स का आपके सामने की कंपनी बंद हो गई। कई और ऐसे एग्जाम्पल हैं। रिटेल की कंपनी आई, चलाया उन्होंने कुछ दिन तक, फिर उसके बाद बंद करके, दुकान बंद करके चले गए। तो उस फेज से अभी से 5-6 साल पहले और अब में रिटेल में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रिटेल जो है वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं है। जी जी। इस इंडस्ट्री में अगर किसी को भी आना है तो वो एक बहुत ही लंबे अरसे के बारे में सोच के आना चाहिए। जो भी प्लेयर अगर ये सोचे कि वो रिटेल क्योंकि कंज्यूमर्स है, ग्राहक है इंडिया में, और 2 साल में वो जो है प्रॉफिट्स बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। रिटेल इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। और पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा हमने चेंज देखा है, इंडियन कंज्यूमर का जो एक ग्लोबल माइंडसेट है वो बहुत ही ओपन हो गया है। आज का इंडियन कंज्यूमर, वो चाहे मॉल्स हो, चाहे शॉपिंग सेंटर्स हो, और आपके मीडिया के जहर से जो है इतने नई नई चीज़ें देख रहा है सारी दुनिया में। तो जैसे जैसे हम लोग नए नए फॉर्मेट्स लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको कंज्यूमर से। नहीं, पर आप देखते हैं कि जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसके रिटेल वैसे भी अभी कम हैं, गिनी चुनी कंपनियां हैं जो उसमें हैं। पर एग्री जो उत्पाद जिसको आप कहेंगे, उस तरह के रिटेल में आने का कुछ लाभ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक एग्री प्रोडक्ट्स का कंसर्न है, इंडिया के जो 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख रिटेलर्स हैं, वो सारे के सारे एग्री प्रोडक्ट्स में ही हैं। जो छोटी दुकानें जो हैं आज, जो 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट की गांव-गांव में, वो दाल चावल चीनी ही बेचते हैं ना, और एग्री प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज एग्री प्रोडक्ट्स में कोई मॉडर्न या ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर या लार्ज फॉर्मेट रिटेलर नहीं आया है। उसका रीज़न ये है कि एग्री प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और आदमी को कम से कम 5 और 10 साल का लहजा लेके इस इंडस्ट्री में उतरना पड़ता है। और एग्री प्रोडक्ट में जो है लार्ज प्लेयर्स ही आते हैं। तो आज के दिन में आप ये भी देखो, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, हम लोगों ने जो है हाइपर मार्केट या सुपर मार्केट में कदम रखा है, और जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी एग्री प्रोडक्ट से ही शुरू करेंगे। जी नहीं, बहुत अब जाके मार्जिन बढ़ी है क्या रिटेल प्रोडक्ट की? अगर बात करते हैं तो पिछले 4 सालों में मार्जिन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, मार्जिन में तो बदलाव नहीं आया है, बट प्रोडक्टिविटी में बदलाव आया है, और कंज्यूमर को जो है चीज़ें जो है सस्ती मिलना शुरू हुआ है। तो हम जितने भी रिटेल में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, वो तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के ही मार्जिन बना सकते हैं, और वॉल्यूम से ही जो है प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। बड़ी बड़ी, अच्छा एक और सवाल की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश में झंडा गाड़ चुकी हैं कई सेक्टर्स में, अगर ऐसे लोग अगर रिटेल में आएंगे तो छोटी कंपनियों का क्या भविष्य देखते हैं आप? अरे, जितनी जितनी बड़ी कंपनियां आएंगी उतना उतना मार्केट बढ़ता जाएगा, और जितनी भी छोटी और मीडियम कंपनियां हैं वो हमारे देश में बहुत ही निम्बल हैं। आई मीन, दे आर वेरी क्विक इन देयर रिस्पॉन्सेस। आप देखोगे कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, उनके बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है यूएस, आज वो $3 ट्रिलियन का मार्केट है। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिटेलर है वॉलमार्ट, उसका जो है यूएस में 10 और 12% शेयर है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यूएस में 95% है जी। और वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर टेस्को जो है वो अभी यूएस में एंटर कर रहा है। तो व्हाट इट शोज इज दैट इवन इन द मोस्ट पेनिट्रेटेड मार्केट रिटेलर्स कैन स्टिल एंटर, एंड रिटेल में इंडिया में तो अभी 3% भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सो इट्स अ बिग मार्केट, ओपन टू ऑल, एंड द बेस्ट विल सक्सीड।
अच्छा, अब आप लाइन पे बनाइए नागेश साहब। हमारे साथ हैं सुशील एस डूंगरवाल, सीईओ हैं दिलूट के। डूंगरवाल साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले ये कि रिटेल का क्या भविष्य देखते हैं आप? रिटेल में कोई भविष्यवाणी करने वाला तो हूं नहीं, लेकिन रिटेल का भविष्य उतना ही अच्छा है जितना उज्जवल इस देश का भविष्य है जी। रिटेल आज कोई नया बिजनेस है नहीं, सदियों से, सैकड़ों सालों से रिटेल होता आया है और होता आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी थोड़ा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया है और इसको थोड़ा ग्लैमराइज कर दिया गया है। रिटेल इज नॉट अ न्यू बिजनेस इन दिस कंट्री। रिटेल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड। अच्छा, जो रिटेल में जो सामान बिकने की बात है, जो सवाल मैं अभी नागेश साहब से कर रहा था कि जो रिटेल कंपनियां हैं वो कह रहे थे कि जो कृषि उत्पाद हैं उसको रिटेल में बेचने जाने पर उनमें जो है मार्जिन बहुत कम है और मतलब जेस्टेशन पीरियड आपको फायदे के लिए ज़्यादा रखना पड़ता है। आई थिंक मेरे उस तरफ रिटेल द फादर ऑफ रिटेल बैठे हैं मिस्टर नागेश, तो वो गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनसे सहमत हूं कि यस, एग्री बिजनेस में मार्जिन्स काफी लो होते हैं। टर्नओवर जो करना पड़ता है स्टॉक का ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी से ही उसमें कमाया जा सकता है, ना कि मार्जिन से। द मोर यू सेव द मोर यू अर्न। जी। अच्छा, एक और बात कि जहां से आप लोग खरीदते हैं, जो वो उसको पैदा करता है, चाहे किसान हो चाहे दूसरे सामान बनाने वाले हों, कहा जाता है कि जो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं उसका जैसे आप मार्जिन तो कमाते हैं, आप फायदा करते हैं, लेकिन एक्चुअली जहां से आप खरीदते हैं उस बेचने वाले को उसका फायदा नहीं होता। नहीं, वो शायद आज के दौर में हो रहा है या हो रहा था, बट जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स आएंगे और वो जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या फार्मर से, किसान से जब वो खरीदारी शुरू कर देंगे, तो वो आज जो किसान को दाम मिल रहा है उससे अच्छा दाम रिटेलर उसको देगा, बिकॉज मिडिलमैन जो है जितने कट हो जाएंगे सब। जो दलाल है, अड़त वाले हैं बीच में जो नॉर्मली होते हैं धान के व्यापार में, वो सारे कट जाएंगे और कृषि को या किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे, उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, टाइम पे पेमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज ऑर्गेनाइज प्लेयर इज ऑल अबाउट एफिशिएंसीज। तो उसको इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब आज से 4-5 साल पहले इंडिया में एप्पल इंपोर्ट हो रही थी तो बहुत हंगामा हुआ था कि इंडियन एप्पल्स का जो है रेट और यहाँ के जो किसान हैं जो एप्पल उगाते हैं वो उनको बहुत धक्का पड़ेगा। बट आप देखिए आज इंपोर्टेड एप्पल्स मिलती हैं 100 रुपये किलो में और अपने इंडियन एप्पल्स हो गई हैं 60 रुपये, जो कभी 20 रुपये हुआ करती थी। तो इंडियन कंज्यूमर को और इंडियन किसान को अभी अच्छे रेट मिलने लग गए हैं, उनको पहले से ज्यादा। हाँ ठीक है, दबाव जरूर पड़ा है क्वालिटी पे, बिकॉज आज कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। तो इंडियन एप्पल्स की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं आज किसान को जी। अच्छा, तो जैसे बड़े प्लेयर्स आएंगे फायदा सबको होने वाला, ना केवल कंज्यूमर को, सप्लायर को, किसान को, सबको फायदा होगा जी। अच्छा नागेश साहब, डूंगरवाल साहब आप लाइन पे बने रहिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज की बड़ी खबर जी बिजनेस। आप चलिए नागेश साहब, आपसे बात हो रही थी और खासकर एक कृषि क्षेत्र के ऊपर कि जो कंपनियां खेती बाड़ी में उतरना चाहती हैं, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हो गया जो खेती बाड़ी के बहुत नजदीक वो आ रही है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे? देखिए, एक्चुअली कंपनियां जो है खेती बाड़ी पे नहीं जा रही हैं, बट हर रिटेलर जो है वो अपना सोर्सिंग जो है जितना सोर्स के करीब करना चाह सके उतना करता है वो। तो आज अगर आप रिटेल कर रहे हैं जिसमें कि आप एग्री प्रोडक्ट्स है, फ्रेश प्रोडक्ट्स अगर आप सोर्स कर रहे हैं, तो यू वुड लाइक टू गो टू द सोर्स वेरी वेरी क्लोज। एंड आई थिंक जितनी भी कंपनियां हैं वो फार्म पे इसलिए जा रही हैं, इससे 2-3 फायदा होता है। एक तो ये किसान को फायदा होता है, दूसरा अगर आपका लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में आ जाए तो वेस्टेज कम हो जाता है, जो आज के दिन में बहुत ज्यादा है। और इवेंचुअली इसका बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन की वजह से हम कोई भी जो है ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकता और कंज्यूमर जो है वो जितनी भी एग्री प्रोडक्ट्स है वो सस्ते से सस्ते दाम में मिलेगा उसको। पर ये देखा गया है कि जैसे 2-3 राज्य को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा कंपनियों की पहुंच नहीं है, खासकर जब एग्री सेक्टर की आप बात करते हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के अलावा कंपनियां दिखती नहीं किसी और राज्यों में दिलचस्पी लेते हुए।
देखिए अभी क्या होगा, जैसे जैसे रिटेल इतना एक तो ग्लैमराइज हो रहा है, आप लोग रिटेल को और कवर कर रहे हैं, कंज्यूमर रिटेल के बारे में बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट कर रहा है, इसी तरह जितने भी जो राज्य हैं जो आज तक जिन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, वो इस रिटेल के जो है प्रोग्रेस को देख के वो लोग भी अपने स्टेट में जो है एग्री प्रोडक्ट्स को एनकरेज करेंगे, और जहाँ जहाँ पर एग्री प्रोडक्ट्स का पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ उगता है केवल वहीं जाएँ, बगल के राज्य में अगर रुकता है तो आप बगल के राज्य में आप उसका प्रोसेसिंग जोन शुरू कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो है ये डिमांड के हिसाब से होगा। आज के दिन में जो डिमांड है सप्लाई से मीट कर रहे हैं, कल हम जो है सप्लाई लेड डिमांड क्रिएट करेंगे। तो जैसे जैसे नए नए आइटम्स आएंगे, सप्लाई बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप एक्चुअली डिमांड भी देखते जाएंगे। सर डूंगरवाल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस रिटेल की बात आप कर रहे हैं वो कंपनियां सिर्फ ए क्लास बी क्लास सिटीज़ में दिखती हैं और सी क्लास सिटीज़ और डी क्लास सिटीज़ में बहुत एकाध हैं और वो भी बहुत छोटी, क्या वहाँ ग्रोथ नहीं है? नहीं, ग्रोथ है और शायद इसलिए अब सब उसी दौर चल रहे थे। रिटेल जब स्टार्ट हुआ था, मैं बोलूँगा ऑर्गेनाइज रिटेल करीब 10-12 साल पहले, और मिस्टर नागेश जो हैं, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन रिटेलिंग। उन्होंने इंडियंस को रिटेल शब्द क्या होता है समझाया है, और आज ऐसी कोई रिटेल कंपनी नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पे उनके आदमी काम नहीं कर रहे हैं। ही इज़ अ स्कूल ऑफ रिटेल, ओके। तो इट स्टार्टेड विद सिटीज, आई वुड से, लाइक एवरीथिंग एल्स। शहरों से शुरू हुआ है, गांवों में गया है, कस्बों में भी जाएगा, और हम लोग सब वहीं पहुंच रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रिटेल वहां जाएगा जहां कंज्यूमर है। हमारी सबसे बड़ी खपत या मांग बोलो तो कस्टमर होती है रिटेलर्स के लिए, और जहां कस्टमर्स है वहां रिटेलर जाएगा। सिंपल बात है, मतलब जहाँ 4 जन खड़े हो सकते हैं वहाँ चाय वाला आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे हिसाब है, जहाँ कस्टमर मिलेंगे, जहाँ कमाई दिखेगी, रिटेलर वहाँ खड़ा हो जाएगा। नहीं, पर जब आप जिसकी बात करें, जैसे आप टेलीफोन में कंजम्पशन की बात देख लें, मोबाइल फ़ोन्स बिक रहे हैं, जब डी क्लास सिटीज़ में तो रिटेल कंपनियां भी वहाँ जाने को तैयार हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा। एक थोड़ा डिटरेंट था इतने सालों तक, मैं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो अभी थोड़ा सुधार आ गए हैं। हिंदुस्तान में आज सड़कें अच्छी बन गई हैं, रेलवे क्या खुल गए हैं, एयरवेज और एयरपोर्ट्स, काफ़ी एयरपोर्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तान का बढ़ गया है, अच्छा हो गया है। एंड जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे ऑर्गेनाइज रिटेलर वहीं पे रह सकते हैं जी। ये शायद एक डेफिशिएंसी थी अपने सिस्टम में जो आज अच्छी हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे आप बता रहे हैं मोबाइल फोन आज गांव में हैं, मोबाइल पहुंच गया तो इंटरनेट पहुंच गया, तो मेरा आईटी सिस्टम वहां पे रिटेलर का आराम से बैठ सकता है। आज से 5 साल पहले शायद कोई रिटेलर इसलिए हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में काफी अच्छा हो गया और रिटेलर उसके पीछे भाग रहा है। आई डोंट थिंक सो देयर वर सम कंस्ट्रेंट्स ऑफ बिजनेस फॉर नॉट गोइंग इनटू बी एंड सी क्लास सिटीज, बट आई थिंक नाउ एवरीबडी इज मूविंग देयर। आज सबका फोकस रूरल रिटेलिंग पे जा रहा है, बिकॉज इवेंचुअली अपार्ट फ्रॉम 5 सिटीज, हिंदुस्तान में सिर्फ गांव, आई मीन हिंदुस्तान तो गांवों का देश है, तो हर एक रिटेलर को वहां जाना पड़ेगा और सब जाने के लिए तैयार है। डूंगरवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्सुकता है कि हम पहुंचे। जी डूंगरवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नागेश जी, एक सवाल आपसे कि जो आप देख रहे हैं, कोई वॉलमार्ट का कोई इंडियन एडिशन देखते हैं आप? देखिए, आप एक्चुअली इंडिया में एक कंपनी देखेंगे जो कि वॉलमार्ट शायद उस एडिशन को जो है कॉपी करना चाहे, क्योंकि इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जहां तक वॉलमार्ट का एडिशन है, एक इंडियन वर्जन आएगा उसका। वॉलमार्ट एज इट इज जो है इंडिया में नहीं उठेगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वॉलमार्ट जैसी कोई कंपनी हिंदुस्तान में इतना नाम कमा पाएगी जैसे वॉलमार्ट ने यूएसए में किया है? देखिए, टोटल इंडिया का आज कंजम्पशन जो है वो 300 बिलियन है और वॉलमार्ट का टर्नओवर 328 बिलियन है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि एक इंडिया में वॉलमार्ट खड़ा हो जाएगा वो एक ओवर एस्टिमेशन है, बट वॉलमार्ट जैसा एग्रेसिव क्वालिटी प्लेयर इंडिया से जरूर उठ के निकलेगा, और ये इट्स अ मैटर ऑफ अनदर अबाउट 10 to 20 years that you'll see a player like that। शुक्रिया नागेश साहब। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर जारी रहेगी। देखते रहिए जी बिजनेस आपका।